सोचो जरा, अगर भारत को अंग्रेजों से आजादी नहीं मिलती तो क्या होता? आज का भारत कैसा दिखता? इस वीडियो में हम इसी अलग हकीकत को देखेंगे। हम देखेंगे कि अंग्रेजी राज होता तो पढ़ाई, संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था और भारत की पहचान पर क्या असर पड़ता। अंग्रेजों का राज होता तो शायद पढ़ाई में सिर्फ अंग्रेजी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता, देसी भाषाएं और ज्ञान दब जाते, हमारी संस्कृति भी बदल जाती, शायद पश्चिमी तौर तरीके ज्यादा होते और हमारी अपनी परंपराएं मिट जाती। समाज में ऊंच नीच का फर्क और बढ़ जाता क्योंकि अंग्रेज ऐसी नीतियां बनाते। भारत शायद अंग्रेजों की तरक्की का इंजन बनकर रह जाता। हमारे देश का विकास नहीं होता, सिर्फ अंग्रेज फायदा उठाते। भारत की पहचान, जो अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और विचारों से मिलकर बनी है, वो शायद एक अंग्रेजी कहानी में बदल जाती। इस वीडियो में हम इसी सोची हुई दुनिया की यात्रा करेंगे। हम देखेंगे कि ये सोची हुई दुनिया और आज की आजाद भारत में कितना फर्क है। चलिए हमारे साथ इस सफर में शामिल हो जाइए। देखते हैं कि अगर अंग्रेजी राज लंबा चलता तो क्या होता। साथ ही हम ये भी सोचेंगे कि भारत को मिली आजादी कितनी जरूरी थी। लोहे की पटरियां और असमान प्रगति की विरासत। अंग्रेजों का राज अपनी मॉडर्नाइजेशन की बातों के बावजूद भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में अधूरा छोड़ गया। हाँ, रेलवे का निर्माण हुआ, जिसने अपनी लोहे की पटरियों से पूरे देश को बांध दिया। इसे प्रगति की निशानी माना गया, भारत के इंडस्ट्रियल एज में प्रवेश का प्रतीक। लेकिन सच्चाई हमेशा की तरह कुछ और ही थी। ये रेलवे मुख्य रूप से भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बनाई गई थी। उन्हें सेना की मूवमेंट और संसाधनों की ढुलाई को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो भारत की संपत्ति को बंदरगाहों तक और फिर ब्रिटेन तक पहुंचाते थे। जो सड़कें बनाई गईं, वे अक्सर दूर दराज के इलाकों को नजदीकी रेलवे स्टेशन से जोड़ती थी, जो इस शोषणकारी व्यवस्था को और मजबूत करती थी। डेवलपमेंट के बजाय इस तरह एक्सट्रैक्शन पर ध्यान केंद्रित करने से भारत के पास एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर रह गई जो अपने ही लोगों की सेवा करने के लिए तैयार नहीं थी। आज भारत ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन कॉलोनियल लेगेसी के निशान अभी भी देखे जा सकते हैं। नए प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स के माध्यम से भारत एक नए युग की ओर पेआएच रहा है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर वास्तव में देश की सेवा कर सके। धन की निकासी, ब्रिटेन का आर्थिक इंजन भारत। अगर ब्रिटिश शासन जारी रहता तो इसका आर्थिक प्रभाव बहुत ही भयानक होता। भारत की समृद्धि और संसाधनों का दोहन ब्रिटेन के आर्थिक लाभ के लिए किया जाता रहा। भारत, जो कभी अपनी समृद्धि और शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध था, ब्रिटिश सामानों के लिए एक कैप्टिव मार्केट बना रहता। भारतीय बाजारों में ब्रिटिश उत्पादों की भरमार होगी, जिससे स्थानीय कारीगरों और व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की मुनाफे की भूख, जिस पर उन लोगों के प्रति जिम्मेदारी की कोई भावना नहीं थी जिन्हें वे शासित करते थे, बेलगाम होती रही होती। भारतीय श्रमिकों का शोषण और उनके संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहता। भारतीय उद्योग, कपड़ा उद्योग से लेकर जहाज निर्माण तक व्यवस्थित रूप से नष्ट हो जाते, अपने ब्रिटिश समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ। भारतीय कारीगरों की कला और कौशल धीरे धीरे समाप्त हो जाती। भारत के कच्चे माल, कपास, चाय, नील, मैनचेस्टर और लिवरपूल के कारखानों को बढ़ावा देते रहते, जबकि भारत स्वयं औद्योगिक विकास से वंचित रहता। भारतीय किसानों और मजदूरों की मेहनत का फल ब्रिटिश उद्योगों को मिलता। धन की इस व्यवस्थित निकासी, इस आर्थिक रक्तस्राव ने भारत को गरीब और आश्रित बना दिया होता। इसकी विशाल क्षमता अप्रयुक्त और अवास्तविक रह गई होती। भारतीय समाज में गरीबी और असमानता बढ़ती जाती और देश की प्रगति रुक जाती। राज के तहत शिक्षा अंग्रेजीकरण और सांस्कृतिक विनाश। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज ऐसे भारतीयों का एक वर्ग बनाना चाहते थे जो खून और रंग से भारतीय हो, लेकिन रुचि, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेजीकरण की इस नीति को एक नई शिक्षा प्रणाली के माध्यम से लागू किया गया था। अंग्रेजी प्रशासन और उच्च शिक्षा की भाषा बन गई।
जिससे अधिकांश भारतीय शक्ति और प्रभाव के पदों से वंचित हो गए। खगोल विज्ञान से लेकर गणित और चिकित्सा तक पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों को दरकिनार कर दिया गया, उन्हें पश्चिमी विचार से हीन समझा गया। हालांकि कुछ भारतीयों को इस नई प्रणाली से लाभ हुआ, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। भारतीय संस्कृति और पहचान का धीरे धीरे क्षरण। संस्कृतियों का संघर्ष, परंपरा, आधुनिकता और औपनिवेशिक साया। ब्रिटिश शासन जारी रहने का सांस्कृतिक प्रभाव गहरा और जटिल होता। एक ओर पश्चिमी विचारों और तकनीकों की शुरुआत भारतीय समाज को नया रूप देती रहती। यह वास्तुकला और फैशन से लेकर साहित्य और संगीत तक हर चीज में स्पष्ट होता। पश्चिमीकृत अभिजात वर्ग के उदय ने इस सांस्कृतिक विभाजन को और बढ़ा दिया होता। दूसरी ओर पारंपरिक भारतीय संस्कृति भाषाओं, धर्मों और रीति रिवाजों की अपनी समृद्ध विरासत के साथ इस हमले का विरोध करती रही होती। संस्कृतियों का यह संघर्ष, परंपरागत और आधुनिक का यह असहज सह अस्तित्व भारतीय समाज को परिभाषित करता, सांस्कृतिक भ्रम पैदा करता, जिसे दूर करना मुश्किल होता। भाग 5। समाज की गहरी खाइयां, जाति, वर्ग और औपनिवेशिक शासन। यह अध्याय हमें उस समय की ओर ले जाता है जब भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव गहरा था। ब्रिटिश शासन जारी रहने पर भारत की सामाजिक संरचना, जो पहले से ही जाति व्यवस्था से त्रस्त थी, पर और दबाव पड़ता। ब्रिटिश नीतियों ने इस दबाव को और भी बढ़ा दिया। अंग्रेजों ने होशपूर्वक या अनजाने में अपने स्वार्थ के लिए इन विभाजनों को और मजबूत किया। उनकी नीतियों ने भारतीय समाज में गहरे विभाजन पैदा किए। कुछ जातियों और समुदायों का दूसरों पर पक्ष लेकर उन्होंने मौजूदा तनावों को बढ़ाया और नए सिरे से खड़ा किया। इससे समाज में और अधिक असंतोष फैल गया। एक पश्चिमीकृत अभिजात वर्ग का उदय, जो अक्सर उच्च जातियों से आते थे, अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा कर देता। इस वर्ग ने ब्रिटिश शासन के साथ मिलकर अपने हित साधे। यह एक ऐसा समाज होता जो असमानता से ग्रस्त होता, जहां अवसर और सामाजिक गतिशीलता योग्यता के बजाय जन्म से निर्धारित होती। इस असमानता ने समाज को और भी जटिल बना दिया। इस असमान समाज की सतह के नीचे उबल रहे आक्रोश और हताशा आसानी से सामाजिक अशांति का रूप ले सकते थे। यह आक्रोश समय समय पर विद्रोह और विरोध के रूप में सामने आता। भाग 6। एक खामोश राष्ट्र। राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित। राजनीतिक रूप से भारत एक उपनिवेश बना रहता। उसका भाग्य वेस्टमिंस्टर के हॉल से तय होता। राज के बाद के वर्षों में दी गई सीमित स्वशासन स्वतंत्रता के लिए तरस रहे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होती। देश के विभिन्न हिस्सों में पहले से ही उठ रही असंतोष की आवाजों को और अधिक दमन का सामना करना पड़ता। एक स्वतंत्र भारत का सपना, अपने मार्ग का स्वयं निर्धारण करने वाले राष्ट्र का सपना, बस एक सपना ही रह जाता, एक दूर का सपना। भाग 7। साम्राज्य की छाया में स्वास्थ्य उपेक्षा और असमानता। एक राष्ट्र का स्वास्थ्य उसकी प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन ब्रिटिश शासन जारी रहने पर भारत का स्वास्थ्य खराब ही रहता। ब्रिटिश प्रशासन सामान्य भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने की तुलना में नियंत्रण बनाए रखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता और जन स्वास्थ्य की उपेक्षा करता रहता। स्वास्थ्य सेवा में निवेश बहुत कम रहता। अपर्याप्त स्वच्छता, स्वच्छ पानी तक सीमित पहुंच और डॉक्टरों और अस्पतालों की पुरानी कमी बनी रहती। इसका परिणाम यह होता कि आबादी बीमारी की चपेट में आ जाती, जिसकी जीवन प्रत्याशा उसके औपनिवेशिक आकाओं की तुलना में बहुत कम होती। भाग 8। एक विभाजित उपमहाद्वीप। विभाजन की स्थायी विरासत। भारत और पाकिस्तान का विभाजन मानव इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम था। हालांकि यह निश्चित रूप से कहना असंभव है कि क्या ब्रिटिश शासन जारी रहने पर विभाजन को टाला जा सकता था। यह बहुत संभव है कि इसे हवा देने वाले सांप्रदायिक तनाव बने रहते। अंग्रेज अपने स्वार्थ के लिए विभाजनों का फायदा उठाने में माहिर, तो अलग अलग समुदायों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन होता। एक विभाजित और खंडित उपमहाद्वीप
जो उपनिवेशवाद की विरासत से जूझ रहा है, इसमें शामिल सभी के लिए एक त्रासदी होती। भाग 9, अवास्तविक क्षमता। एक वैकल्पिक वास्तविकता की एक झलक। एक ऐसे भारत की कल्पना कीजिए जहां राज की गूंज अभी भी गूंज रही है। एक ऐसी धरती जहां अंग्रेजी शक्ति और विशेषाधिकार की प्राथमिक भाषा थी, जहां रेलवे पिछले शोषण की निरंतर याद दिलाता था, जहां प्राचीन परंपराएं पश्चिमीकरण के हमले के बीच जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। यह वह वैकल्पिक वास्तविकता है जो हो सकती थी। एक ऐसी वास्तविकता जहां भारत की क्षमता उपनिवेशवाद की जंजीरों से जकड़ी हुई थी। भाग 10, स्वतंत्रता की विजय। भारत की नियति को पुनः प्राप्त करना। शुक्र है कि इतिहास ने एक अलग मोड़ लिया। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आखिरकार साम्राज्य की बेड़ियों को तोड़ दिया और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक नई यात्रा शुरू की। यह चुनौतियों से भरी यात्रा थी, लेकिन आशा और वादे से भी भरी हुई थी। स्वतंत्र भारत अपनी तमाम खामियों और कमियों के बावजूद अपनी पहचान विश्व पटल पर अपनी आवाज को पुनः प्राप्त करने में सक्षम रहा है। आज का भारत एक जीवंत लोकतंत्र और एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति, अपने लोगों की अदम्य भावना और स्वतंत्रता की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है।